हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर मैं आइसोटोप्स को डिफाइन करूं तो वो कुछ इस तरह से कर सकता हूं कि द न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि एक न्यूक्लियाई के वो एटम जिनके मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं और चार्ज नंबर जो है वो सेम होते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाते हैं, जिससे मास नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है। एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर एक ही बात होती है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल हीलियम आइसोटोप्स हैं। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, He32 एंड हीलियम-42। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। और कार्बन के भी तीन आइसोटोप्स होते हैं, C12-6, C13-6 एंड C14-6। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि chemical properties of all the isotopes of an element are similar because chemical properties depend upon the number of electrons and the number of electrons are same as the number of protons। क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे, बिकॉज हम पहले देख चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो केमिकली हम आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास फिजिकल मेथड है। फिजिकली हम इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आइसोटोप्स को, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स को हम फिजिकली एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है जो हम यूज करते हैं वो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो अब हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अब अगर हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करें तो इट इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच नॉट ओनली द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड from one another, but their masses can also be determined quite accurately, is called mass spectrograph। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ आपके सामने है। एक वैक्यूम चैम्बर है जो कि वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट है, और एक आयन सोर्स है जो कि आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हम दो स्लेट्स S1 और S2 यूज कर रहे हैं, और S1 जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, और S2 जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। होगा क्या, होगा ये कि यहाँ आयन जो है, आयन सोर्स जो है वो आयन प्रोड्यूस करेगा, और वो पॉजिटिव आयंस जब स्लिट S1 में से पास करेंगे तो S1 क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो उन पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगी, और S2 जो है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो S2 स्लिट्स उन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और उससे क्या होगा कि वो जो आयंस जो सोर्स में से निकल रहे हैं वो एक्सेलरेट करेंगे। अब जब ये एक्सेलरेटेड आयंस उस रीजन में पहुंचेंगे जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल के अंदर मूव करता है। फ्रेंड, यहाँ पे भी मास स्पेक्ट्रोग्राफ का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि हम एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जो है वो इसको सर्कल के अंदर घुमाएगी, और उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जब उस रीजन में आई जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे इसने सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर दिया, और उसके बाद डिटेक्टर हम यूज कर रहे हैं, और डिटेक्टर के ऊपर हम इन चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल है मास स्पेक्ट्रोग्राफ का। तो फ्रेंड अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो जैसे ही आयंस सोर्स आयंस को प्रोड्यूस करेगा और S1 स्लिट जो है वो उसको रिपेल करेगी, क्योंकि S1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और आयंस भी पॉजिटिव आयंस हैं। तो S1 स्लिट की वजह से वो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड S2 स्लिट। अब जब वो एक्सेलरेट करेंगे तो उनकी मोशन की वजह से उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी पोटेंशियल के ऊपर, बैटरी के पोटेंशियल के ऊपर। तो हम ये लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड आयंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बैटरी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से आयंस एक्सेलरेट करेंगे, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आयंस एक्सेलरेट करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है उस आयंस की वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमने लिख दिया दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल टू VE। यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर हम लिखें तो वो होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू VE। फ्रेंड्स यहाँ पे दो वी आ रहे हैं, यहाँ पे 1/2 mv², एक स्मॉल वी मैं लिख रहा हूँ और एक को कैपिटल वी लिख रहा हूँ। ये जो स्मॉल वी है ये वेलोसिटी है, और ये जो कैपिटल वी है ये वोल्टेज पोटेंशियल है। यहाँ से अगर हम स्मॉल वी की वैल्यू निकालें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट mv² इज इक्वल टू 2VE, और V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2VE डिवाइडेड बाय m। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो फ्रेंड जैसे अभी हमने बात की कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल उस रीजन में पहुंचेंगे जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो इनको सर्कल में मूव करवाएगी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P। इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा QVB साइन थीटा, और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करवा रहे हैं, तो V और B के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम साइन को 90 पुट करेंगे एंड साइन 90 इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी QVB, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की जो रीजन होगी वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू mv²/r, और इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट दैट EVB इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ से v इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और अगर हम v की वैल्यू निकालें यहाँ से तो v की वैल्यू आ जाएगी EBR डिवाइडेड बाय m, और इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को हमने इक्वल रख लिया। अब एक तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी E²B²R² डिवाइडेड बाय m² इज इक्वल टू 2VE डिवाइडेड बाय m। यहाँ से एक ई इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, m जो है वो इसके m² से कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से मास की वैल्यू निकालें, m की वैल्यू तो वो हमारे पास आ जाएगी m इज इक्वल टू ER² डिवाइडेड बाई 2V इंटू B², और इसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब अगर आप इसमें देखें तो ये वाली जो टर्म्स हमारे पास आ रही है, E चार्ज ऑन आयंस, R इज द रेडियस, जिस सर्कल में आयंस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उस सर्कल का रेडियस ये भी कांस्टेंट होगा। V पोटेंशियल जो आपने बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये सारी टर्म जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कांस्टेंट होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू b², या हम इसको कह सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b²। So this relation shows that m is directly proportional to b². It's mean that by adjusting the value of b
ions of different masses are allowed to enter the detector. फ्रेंड्स अब हम इसको एक और तरह से देखते हैं. दोबारा हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 2 एंड 3 को. सो आई कैन राइट दैट EVB इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R. यहाँ से V जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी MV डिवाइडेड बाय EB. फ्रेंड्स अब हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू को पुट करते हैं और अगर हम v की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी दैट r इज इक्वल टू m ओवर ई बी स्क्वायर रूट ऑफ 2ve डिवाइडेड बाय m. अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं. तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. यहाँ से हमने m को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, e को e के स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया और बाकी जो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी, r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अब निकालेंगे. तो वो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2vm ओवर b स्क्वायर e. फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे v b और e को कांस्टेंट रखें तो r डिपेंड करेगा मास ऑफ द आयंस के ऊपर. तो हम ये कह सकते हैं कि आयंस ऑफ डिफरेंट masses विल मूव अलोंग different circular path and will strike the photographic plate at different places.